आपकी आय का साधन भी निश्चित होना चाहिए, यानी कि आपको ये इनकम कहाँ से मिल रही है। बच्चों इनकम टैक्स में हम 5 हेड्स में हमारी इनकम को स्टडी करते हैं, ठीक है, मतलब 5 हेड्स। हमारी इनकम टैक्स में 5 शीर्षक होते हैं जिसमें हम अपनी सारी की सारी इनकम को डिवाइड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसमें हमारा पहला हेड होता है सैलरी, यानी कि जैसे हिंदी में हम बोलते हैं वेतन शीर्षक, सैलरी हेड। सेकंड होता है हमारा हाउस प्रॉपर्टी हेड, यानी कि जिसे हम बोलेंगे मकान संपत्ति शीर्षक। थर्ड हमारा होता है बिजनेस हेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन। व्यापार और पेशे की आय। चौथी नंबर पे हम इसके अंदर लेते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब पूंजी लाभ शीर्षक। और पांचवा हमारा होता है अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस मतलब अन्य साधनों से आए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इनकम टैक्स में सैलरी हेड यानी वेतन शीर्षक में, अगर आप एक एम्प्लॉई हैं, आप काम करते हैं किसी के अंडर में, वहां से आपका नियोक्ता का और कर्मचारी का संबंध है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है, तो फिर उस तरह से प्राप्त हुई जितनी भी इनकम्स हैं वो सब किस में आती हैं, सैलरी हेड में आती हैं। अगर आपके पास कोई भी हाउस प्रॉपर्टी है, मकान संपत्ति है, ठीक है, और आपने उसको रेंट पर दिया हुआ है, उसका कुछ हिस्सा या उसे पूरा, तो उसमें किराए से जो भी इनकम होगी वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी में शामिल की जाएगी। देन बिजनेस हेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस, आप अगर किसी भी तरह का कोई भी व्यापार करते हैं, ठीक है, या फिर पेशा, पेशे का मतलब क्या है, आप कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीए हैं, या फिर आप लॉयर हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, इस तरह से कोई भी प्रोफेशनल अगर आप हैं और आपको इससे कोई भी इनकम प्राप्त होती है, रिसीव करते हैं आप, तो वो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होती है। देन चौथा हेड है हमारा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब पूंजी लाभ। आपके पास अगर कोई भी पूंजी संपत्ति है, कैपिटल असेट है, और उसको आप सेल करके कोई भी प्रॉफिट या गेन्स अर्न करते हैं, देन इट विल बी कैलकुलेटेड अंडर दिस कैपिटल गेन हेड। इस हेड में वो टैक्सेबल होगा। और एक लास्ट हमारा आता है अदर सोर्सेज, अन्य साधनों से आय। अदर सोर्सेज की इनकम, अदर सोर्सेज से क्या मतलब है बच्चों, जो इनकम आपकी इन चारों में इंक्लूड नहीं होती हैं वो सब अदर सोर्सेज में आती हैं, लेकिन ये भी स्पेसिफाइड इनकम्स हैं। जैसे कि मैंने आपसे बात की थी कैजुअल इनकम, आकस्मिक आय हो गई आपकी। आकस्मिक आय होने का मतलब है जैसे कि आप कोई लॉटरी जीत गए, ठीक है, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में आपने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे 1 करोड़ जीत गए, तो इमेजिन पूरा 1 करोड़ मिल जाएगा, उस पर टैक्स लगेगा। वो टैक्स किस में लगेगा, अदर सोर्सेज में लगेगा। उसके बाद बची हुई इनकम आपको मिलेगी, ठीक है। आपको बैंक में आपके फिक्स डिपॉजिट्स हैं या फिर बैंक में आपके सेविंग अकाउंट्स हैं, उस पर आपको जो भी इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम मिलती है ब्याज के रूप में, वो सब अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। क्लियर। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने कोई बुक लिखी, उस बुक पर आपको कॉपीराइट है, रॉयल्टी आपको मिलती है, तो रॉयल्टी की फॉर्म में जो भी इनकम मिलेगी वो आपकी अदर सोर्सेज की इनकम है, वो यहाँ टैक्सेबल होगी। आप स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर हैं, ठीक है, आपको कॉपीज चेक करने का या एग्जाम्स में ड्यूटी देने का, इन्विजिलेशन का जो भी पैसा मिलता है, दैट इज़ ऑल्सो टैक्सेबल। और ये किस में आता है, अदर सोर्सेज में। तो इस तरह से अदर सोर्सेज का एरिया बहुत बड़ा है और इसमें कई सारी इनकम्स आती हैं, ठीक है। आपके पास कोई भी शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, उनको सेल करके अगर आप कोई भी प्रॉफिट अर्न करते हैं, उन पर किसी भी तरह का आपको डिविडेंड्स मिलते हैं, तो वो सब अदर सोर्सेज की इनकम है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी हमारी इनकम अगर इन 5 हेड्स में आती है, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज इनकम, तो हम उसे इनकम मान लेते हैं। लेकिन अगर इन 5 में से वो किसी भी हेड में नहीं आती है, तो फिर हम उसे इनकम नहीं मानते हैं। तो इस तरह से इनकम एक निश्चित स्रोत से, एक पर्टिकुलर सोर्स से आनी चाहिए।
उसका सोर्स फिक्स होना चाहिए, उसकी इनकम में एक रेगुलरिटी होनी चाहिए, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज इनकम। क्लियर? तो दिस इज इनकम। थैंक यू बच्चों।